फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास। और इतिहास के लिए हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास हमें पुरानी घट चुकी घटनाओं के बारे में बताता है। और इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। थोड़ा सा चलो पुनः स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को 3 पार्टों में बांटा गया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जैसा कि हमें बताया गया है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और अंतिम ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, यदि इसके समय की बात करें तो इसका समय है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व। और आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 6000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है। और ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक चला है। प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम कह सकते हैं प्राग प्लस इतिहास, अर्थात पूर्व का इतिहास, पहले का इतिहास। प्राग यानी पहले का इतिहास क्या था, इस चीज़ को समझते हैं कि पहले का इतिहास से मतलब क्या है। अर्थात ऐसा इतिहास जहाँ लिपि का ज्ञान नहीं था। अर्थात इस समय लिपि की जानकारी या लिपि का ज्ञान नहीं था। इस बात से हमें ये पता चलता है कि उनको कुछ भी लिखना नहीं आता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस समय के हमें लिखे हुए ग्रंथ या लिखी हुई कुछ शिलालेख, स्तंभलेख आदि ऐसा कुछ नहीं मिला है।
फिर हमें इस समय की जानकारी कैसे मिलेगी? तो इस समय की जानकारी के लिए हमें केवल पुरातत्व जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों पर आधारित होना पड़ता है। तो पुरातत्व स्रोतों पर आधारित हैं। उन्हीं के आधार पर हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, आधारित हैं या निर्भर हैं। इस समय एक और बढ़िया चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि इस समय मानव जो था वो पत्थर के औजार बनाना था। इस समय का जो मानव था वो लकड़ी के औजार बनाना सीख गया। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल क्योंकि उसने किसके पत्थर के उपकरण इस्तेमाल में लिए। और काष्ठ काल अर्थात लकड़ी का प्रयोग किया उसने। इस समय का जो मानव रहा होगा वो प्रारंभिक मानव था, जिसको हम आदि मानव भी कहते हैं। ये सभी विशेषताएं हमें प्रागैतिहासिक काल की हैं। अब हम इन्हीं से विशेषताओं को आधार मानकर आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल, जहाँ प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, वहीं आदि ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान हो गया था। तो लिपि की जानकारी हो गई। अब लिपि की जानकारी हो गई तो इसका मतलब है कि हमें इस समय के बहुत सारी लिपियों की जानकारी है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन जैसे कि हम लिपि की बात करें तो इंडिया में हम इसको समझ सकते हैं नीचे कि भारत में जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? सेंधव लिपि। और जैसा कि हम जानते हैं सेंधव लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और जब अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है तो इसका मतलब सिंपल है कि हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है इंडिया में। हाँ, हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, इन जगहों पर लिपि को पढ़ लिया गया। और जब यहाँ लिपि पढ़ ली तो यहाँ पर उस लिपि के द्वारा उन्हें वो साक्ष्य मिल गए और उन्होंने उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन भारत में अभी तक सेंधव लिपि पढ़ी नहीं गई है। सेंधव लिपि के बारे में बेसिकली आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता की यह लिपि थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो हमें सिंधु सभ्यता में के जो लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है बेसिक तौर पर। तो इसके बाद तो फिर हमें उनके बारे में जानकारी कैसे होती है? तो वही हमें फिर से पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित होना पड़ेगा, स्रोतों पर ही निर्भर हैं।
समय एक और चीज़ अच्छी हुई। इस समय मनुष्य ने धातु का इस्तेमाल सीख लिया, धातु का प्रयोग करना सीख लिया। अब धातु का प्रयोग करना जब सीख लिया तो इस समय आदि ऐतिहासिक काल को, जबकि धातु कौन सी यूज में ली है, तांबा, तो इसीलिए इस आध्यात्मिक काल जो है इसको ताम्र युग भी कहते हैं। और जब ताम्र युग की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब है कि इस समय सभ्यताएं विकसित हो गई थी, सभ्यताएं विकसित हो गई। और सभ्यताएं विकसित हो गई तो ये सभ्यताएं कौन सी सभ्यताएं रही होंगी? ताम्रयुगीन सभ्यताएं, क्योंकि ताम्र युग में है। इस समय धातु में तांबा, टिन, कांसा ये प्राप्त कर लिया गया। तो आदि ऐतिहासिक काल में इन चीज़ों की जानकारी हुई। हमने कहा लिपि का ज्ञान हो गया, अर्थात लोग साक्षर हो गए। लेकिन हमने ये भी जान लिया कि इस समय का मानव ने जिस लिपि का प्रयोग किया उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस कारण हमें अभी भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हमारा अगला जो काल है उसकी बात करें, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में हम 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि 600 ईसा पूर्व तक इस समय वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक काल से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमें लिखित व पुरातात्विक, तो हमें उत्तर वैदिक काल में है। और उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व से है। तो जाहिर है कि हमें उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व से पता चलता है। तो इस समय उत्तर वैदिक काल है तो हमें लिखित साक्ष्य भी तो मिल रहे हैं, लिखित मिल रहे हैं। हमने कहा हम पुरातात्विक पर तो निर्भर है ही हैं, और इनके साथ में इम्पोर्टेंसी और बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय जो विदेशी विवरण हुआ, विदेशी यात्राएं हुई, उन विदेशी यात्रियों का भी विवरण मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ऐतिहासिक काल से। और ऐतिहासिक काल से हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलने का साथ साथ हमें यहाँ एक और धातु का प्रयोग मिलता है, और वो धातु क्या है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो धातु है लोहा। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हो गए थे। लोहे से परिचित होने के साथ हम ये समझ सकते हैं कि लोहा का प्रयोग हुआ तो लोहे की बहुत सारी चीज़ें बनना प्रारंभ हो गई होंगी कि लोहे की बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया होगा। अब यदि लोहे की बात करें कि लोहे के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो हमें लोहे के प्रमाण यूपी उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के प्रमाण मिले हैं।
इसके साथ में हमें हस्तिनापुर से भी लोहे के प्रमाण मिले हैं। तो ये हमने जो जाना है अभी तक, ये हमने जाना है भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। और ये इस वर्गीकरण का जो आधार था, हम बताना भूल गए आपको कि ये वर्गीकरण पुरातत्व के आधार पर किया गया है, क्योंकि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कई प्रकारों से किया गया है। तो उनमें हमने पुरातत्व के आधार पर ही अभी हमने पढ़ा है कि पुरातत्व के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्राक प्लस इतिहास में बांट करके हम समझ गए कि इसमें पूर्व का इतिहास है, इसीलिए इसका समय हमने 20 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व माना। जबकि हम जानते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल जो है वो केवल और केवल 2 लाख वर्ष से शुरू मान सकते हैं, क्योंकि 20 लाख से है और 2 लाख पर हम कैसे आ गए, आपको संदेह हो रहा होगा। तो आप ये समझ लें कि 20 लाख वर्ष पहले मनुष्य जो था वो दक्षिणी अफ्रीका में था, और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आया। तो इसको समय लगा, क्योंकि इसने यात्राएं की हैं, और यात्राएं उस समय आज की तरह नहीं होती थी। तो हम 24 घंटे में हम भारत से अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय यात्राएं करने में इतना समय लिया लोगों ने। तो भारत आते आते हम ये समझ सकते हैं कि 2 से 2.5 लाख वर्ष पूर्व वो भारत आए। और भारत में अभी तक के जो प्रमाण मिले हैं उससे हमें यह पता चलता है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है ये 20 लाख ईसा पूर्व की जगह 2 लाख है, लेकिन हमें एज 20 लाख से ही पढ़नी है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम बात कर रहे हैं कि लिपि का ज्ञान नहीं था। पहली चीज़, पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पत्थर का प्रयोग किया इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं, लकड़ी का प्रयोग किया इसलिए इसको काष्ठ काल कहते हैं। इस समय का मानव प्रारंभिक मानव या आदि मानव कहलाता है। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में तांबा का प्रयोग हो गया था, इसी कारण आदि ऐतिहासिक काल को और क्या कह सकते हैं, ताम्र युग, ताम्र काल। इस समय लिपि का ज्ञान हो चुका था, और इस बात की पुष्टि इस बात से की जाती है कि केवल सैंधव सभ्यता की लिपि को छोड़कर अन्य सभी जो लिपियां हैं, जैसे मेसोपोटामिया की लिपि है, चीन की लिपि है, मिस्र की लिपि है, तो इन सभी लिपियों को पढ़ लिया गया है। हाँ, भारत की जो सैंधव लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए केवल भारत में हमें अभी भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए। इस समय में धातु का इस्तेमाल किया गया, और धातु का इस्तेमाल होने वाली धातुओं में तांबा है, टिन है, कांसा है। और हमें पता है कि टिन की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया गया। जैसा कि हम समझते हैं कि तांबा और टिन, यदि इन दोनों को मिला करके कांसा प्राप्त किया गया, सॉरी तांबा और टिन मिले, और तांबा और टिन, इसको थोड़ा समझें।
तांबा और टिन। तांबा का 9% और टिन का 1%, और इनसे मिल करके तब जाकर क्या बनाया गया, कांसा। तब कांसा प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमने पढ़ा ऐतिहासिक। इस समय सॉरी एक और चीज़ रह गई कि इसी समय ताम्र युग था, तो इसी समय सभ्यताएं भी पनपने लग गई थी, सभ्यताएं विकसित हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ा हमने ऐतिहासिक काल, और जैसा कि हम जानते हैं ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से वर्तमान समय है। और हमें ये भी पता है कि यह समय उत्तर वैदिक काल का भी है, और उत्तर वैदिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, विदेशी यात्री जो यहाँ आए उनका विवरण भी मिलता है। और इस समय की सबसे खास बात कि इस समय लोहे का प्रयोग हो गया था। लोहे के प्रमाण हमें यूपी के अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से मिले हैं। अब हम आगे बात करते हैं इससे, और आगे हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार। हम इसमें आज केवल पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य केवल आपको इस बात से अवगत कराना है कि हमारे इस चैनल पर आपको इतिहास विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे जैसा कि हमने अभी कहा कि अब हमारी जो बात होगी वो होगी ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकारों को लेकर। ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तीसरा है पाठ्य पुस्तकें। हालांकि इसमें और भी हैं, लेकिन हम केवल इन 3 पर फोकस करेंगे। अब प्राथमिक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। यदि हम बात करें प्राथमिक स्रोत में, तो आपको पता होगा कि प्राथमिक स्रोत में एक तो पुरातात्विक चीज़ शामिल होंगी, तो पुरातात्विक स्रोत शामिल होते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं, तो अभिलेख, मुद्रा, भवन आदि आप मान सकते हैं। अवशेष वगैरह वो सब इसमें आते हैं। दूसरा इसमें है समकालीन लेख। अभी हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से हम समझेंगे इसे। उसके बाद द्वितीयक स्रोत, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार प्राथमिक स्रोत को समझते हैं। पहली चीज़ पुरातात्विक स्रोत। कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो हमने जैसे समझने का प्रयास किया। अभिलेख, मुद्रा, भवन आदि चीज़ें जो हैं ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभिलेख है तो अभिलेख में हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि यह अभिलेख जिसके द्वारा लिखवाया गया है और इसमें जो बातें लिखी हैं
वो पूर्ण रूप से सत्य हैं, क्योंकि उनको बदला नहीं जा सकता। तो ये पुरातत्व की हैं। पुरातत्व यानी कि भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत का अध्ययन करना, पुरातत्व। मुद्रा, अगर हमें किसी राजा के मुद्रा मिलती है तो उस मुद्रा पर चिन्हित निशानों, चिन्हों आदि से हमें ये पता चलता है कि इस राजा के समय कैसी व्यवस्था थी, जितना उस सिक्के से पता चलता है। और इन सब के बारे में हमें बताता कौन है? पुरातत्ववेत्ता, जो पुरातत्व में नॉलेज रखते हैं। अब समकालीन लेख, इसका क्या मतलब है? तो आप इसको समझने का प्रयास करें कि जैसे जब हम बात करते हैं कि जो, जैसे कि आप इतिहास के हैं तो आपको एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि प्राथमिक स्रोत में आप उन सबको शामिल कर लोगे समकालीन लेखों में, जो उसी समय लिखे गए हैं। उसी समय कैसे? जैसे अल मसूदी का एक ग्रंथ है, डेज ऑफ गोल्ड, डेज ऑफ गोल्ड। अब ये जो बुक है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमें प्रतिहार शासक जो है महिपाल फर्स्ट, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। अब ये अल मसूदी ने जो ये ग्रंथ लिखा है, तो ये ग्रंथ कब लिखा है? कि जब राजा कौन था? महिपाल फर्स्ट। तो महिपाल फर्स्ट के समय लिखे जाने पर यह ग्रंथ क्या कहलाएगा? प्राथमिक स्रोत, समकालीन लेख। तो अब आप समझ गए होंगे कि समकालीन लेख का मतलब क्या है। हम आपको और भी एग्जाम्पल दे के बताते हैं। जैसे आप चौहान वंश आपने और बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम चंद्र वरदाई को लेते हैं। चंद्र वरदाई ने जो ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, हालांकि इसके पुत्र जिसको पूरा किया, लेकिन फिर भी यह ग्रंथ जब लिखा गया तो इस ग्रंथ में हमें पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी जानकारी मिलती है तो इसी के समय यह ग्रंथ लिखा गया। इसी कारण चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो कैसा ग्रंथ है? प्राथमिक स्रोत है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक स्रोत क्या होंगे। तो द्वितीयक स्रोतों में हम प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लेखन जो होगा वो द्वितीय स्रोत में होगा। अब फिर कन्फ्यूज़न हो गया प्राथमिक स्रोतों के आधार पर कैसे। तो अब आप समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल वाइज कि आपने डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम तो सुना ही होगा,
और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस ग्रंथ से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। परंतु अब आप ये समझने का प्रयास करें कि ये बुक जब लिखी गई तब क्या चौहान वंश का कोई राजा था? नहीं। यह बुक किसको आधार बनाकर लिखी गई है? प्राथमिक स्रोतों को, अर्थात इस बुक में हमें चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों से लिए गए भी मिलेंगे। इसमें जो वर्णन है वो यहाँ भी मिलेगा। पृथ्वीराज रासों के समय जो अभिलेख बने, शिलालेख बनाए गए, उनकी जानकारी भी इसमें शामिल है। पृथ्वीराज विजय से संबंधित जानकारी भी इसमें शामिल होगी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस बुक को जब लिखा तो उन्होंने अपनी जानकारी प्राथमिक स्रोतों से ली। इसी कारण से यह जो बुक है यह कौन से स्रोत की हो गई? द्वितीयक स्रोत की हो गई। अब पाठ्य पुस्तकें, जिसको अपन सीधा ही लिख दिया मैंने। तो पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? इसमें हमारे कॉलेज एंड विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की पुस्तकें शामिल हो जाएंगी। बेसिकली आप समझें, बीए एमए की पुस्तकें, इनकी जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो बुक्स। अब बीए और एमए, बीएससी, एमएससी सब शामिल हो जाएंगे हालांकि, लेकिन बी और एमए इसलिए कि अपन इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसी कारण हमने बी और एमए का जिक्र किया है। तो इतिहास के जो ये 3 स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो मेरा अंदाज़ा है कि आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे। इसके अलावा फिर हम आगे बात करेंगे मानव। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास मानव की उत्पत्ति को लेकर के होगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, तथा बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।